हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने डीपीएसपी के कुछ विवादों को समझाया था और आज हम उसके आखिरी विवाद को देखने जा रहे हैं, समान नागरिक संहिता। तो ये विवाद जो है ना, वर्तमान में भी काफ़ी चर्चे में रहता है और इस पर विवाद होता ही आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, समान नागरिक संहिता। तो देखो, आपने डीपीएसपी जब मैंने बताया आपको तो आपने ध्यान दिया होगा, आर्टिकल 49 में मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 50 में भी बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। 49 में ये कहा जा रहा है कि हम कहीं भी ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस स्थल को गंदा नहीं करेंगे। डीपीएसपी हमें ये निर्देश देता है। तो उसी प्रकार आर्टिकल 44 में भी डीपीएसपी कुछ निर्देश दे रहा है। तो ये निर्देश ये दे रहा है कि राज्य का दायित्व है कि राज्य समान नागरिक संहिता का निर्माण करे। तो बच्चों, समान नागरिक संहिता का निर्माण करने की बात की जा रही है। तो समान नागरिक संहिता को समझने के लिए पहले हमें मामले समझने होंगे। तो देखो, मैंने बताया था मामले दो प्रकार के, आपराधिक मामले और दीवानी मामले। तो आपराधिक मामले क्या हुए बच्चों, कि जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़े तो वो क्या होता है, आपराधिक मामला। जिस प्रकार हत्या, डकैती, रेप, इन सब का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, तो ये आपराधिक मामले हो गए। अब आपराधिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए विधि बनाई गई होगी, कानून बनाए गए होंगे। तो वो जो विधि कानून बनेगा ना बच्चों, और जो बनाए गए हैं, तो आपराधिक विधियां सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हिंदू के लिए अलग होगी, मुस्लिम के लिए अलग होगी, सिख के लिए अलग होगी, पारसी, यहूदी, तो इन सब के लिए अलग होगी, ऐसा नहीं है। ये देश, अगर देश का कोई हिंदू जो क्राइम करता है वही क्राइम अगर मुस्लिम करेगा तो दोनों के लिए समान विधि लागू होंगे, आपराधिक विधियां अलग अलग लागू नहीं होगी। तो मामला यहाँ तो फंस रहा नहीं है, यहाँ पे तो समान कानून लागू हुए हैं, तो मामला फंस कहाँ रहा है। तो अभी हम आते हैं दीवानी मामलों की तरफ। तो दीवानी मामलों को भी मैं दो भागों में बांट चुकी हूँ, एक सार्वजनिक हो गया, ठीक है, और दूसरा दीवानी मामला क्या हो गया, निजी हो गया, निजी मामला। तो देखो, सार्वजनिक मामला में क्या आ जाएगा, तो सार्वजनिक मामला में जैसे कि मान लो समझौता का कानून हो गया, पार्टनरशिप हो रहा है, तो यहाँ पे संपत्ति का मामला, जैसे कि देखो 2, 3, 4 लोग मिल के आपस में कंपनी खोल रहे हैं पार्टनरशिप में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो समझौता होगा वो क्या होगा, उस समझौता का जो कानून होगा सभी पे इक्वल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई 4 पार्टनर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग और ईसाई के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे चारों के लिए इक्वल बनेंगे। तो यहाँ पे भी मामला नहीं फंस रहा, क्योंकि यहाँ भी सभी धर्मावलंबियों के लिए एक समान कानून हो रहा है। तो समझौता का कानून में क्या हो गया, इसमें संपत्ति का मामला आ गया, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप हो रहा है, यहाँ पे संपत्ति का मामला आ गया। अब दूसरा निजी में देखते हैं, तो निजी में आ गया आपका विवाह, उत्तराधिकारी और तलाक, ठीक है। तो दीवानी मामलों में अगर हम निजी मामले की बात करें तो उसमें विवाह हो गया, उत्तराधिकारी और तलाक। तो इन्हीं मामलों में विवाद उत्पन्न होता है और यहीं पे बात फंसता भी है। तो देखिए, आखिर विवाद होता क्यों है, क्योंकि देखिए उत्तराधिकारी, विवाह और तलाक, इन तीनों मामलों में क्या है ना, कि जो भी विधि है वो क्या है, हिंदू की अलग, मुस्लिम की अलग, ईसाई की अलग, पारसी की अलग। इसमें क्या है कि यहाँ पर सभी के लिए एक जैसा कानून नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, फिर मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, ईसाई, पारसी, इन सब का अलग है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ठीक है, तो ये चारों की जो विवाह, उत्तराधिकारी और तलाक के मामले जो सुने जाते हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम के अंतर्गत होते हैं। मुस्लिम का मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में निर्माण हुआ था, तो इसके अंतर्गत। अब विवाद होता क्यों है, तो देखो विवाद इसलिए होता है कि समान नागरिक संहिता लाने की जो बात हो रही है वो यहीं पे हो रही है, क्योंकि 90% देश का जो कानून है उसमें तो समानता ही है। जो बच गया 5-10% विवाद उसी पे हो रहा है, और वो है विवाह, उत्तराधिकारी और तलाक के मामलों पे, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक विवाह करेगा, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकता। और मुस्लिम में क्या है कि नहीं, एक से ज़्यादा विवाह कर सकते हैं। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम में क्या है कि महिला भी तलाक दे सकती है, पुरुष भी दे सकता है। लेकिन मुस्लिम में क्या है कि सिर्फ पुरुष ही देगा, महिला नहीं दे सकती है तलाक। फिर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या है कि जो भी स्त्री हैं
ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, तलाक। अगर पति तलाक देता है किसी स्त्री को, अपनी पत्नी को, तो उसको गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस फी दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा। लेकिन ऐसे मुस्लिम में नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया कि उसकी इनकम के अकॉर्डिंग हर महीने वो उसको क्या देगा, पैसे देगा। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कुछ है नहीं। फिर जैसे कि गवर्नमेंट ने महिलाओं की एज 21 अभी तय कर दी है विवाह का, तो पुरुष और महिलाओं में समानता लेके आ रहा है वो। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या है कि अगर फिजिकली अगर कोई भी स्त्री क्या हो जाती है, फिजिकली रूप से अगर वो यौवन स्थिति में आ जाती हैं, तो क्या किया जाएगा, उनकी शादी की जा सकती है। तो अगर कोई भी महिला अपने यौवन स्थिति में, तो वो अपने एज, किसी की 14 हो सकती है, किसी 15 हो सकती है, किसी की 16 हो सकती है। तो ऐसे तो कोई निश्चित एज नहीं मिला इसमें। तो इसमें कोई निश्चित एज आपको मिल नहीं रहा है। जिसकी यौवन स्थिति, जिस महिला की जिस एज में उनकी यौवन स्थिति अच्छी हो गई, तो आप विवाह कर सकते हो। तो विवाद ये हो रहा है कि महिलाएं बोल रही हैं कि नहीं, हमें समान कानून चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू करो। क्यों? क्योंकि जीवन का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, गरिमामय जीवन। और यहाँ पर क्या है, महिला कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है कि पुरुष उसको यूज करे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, गरिमामय जीवन का। महिलाओं का जो स्थान है वो पुरुषों के इक्वल आपको यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा। यहाँ पे महिलाओं को कोई ऐसा अधिकार मिला ही नहीं है। तो ऐसे तमाम याचिकाएं जो हैं उच्चतम न्यायालय में पड़े हुए हैं, जहाँ पर महिला ये चाहती है कि समान नागरिक संहिता लाया जाए, न्याय किया जाए। और जब मामला कोर्ट में जाता भी है, तो न्यायाधीश को थोड़ी पता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब काजी जी डिसाइड करेंगे कि हाँ क्या किया जाएगा। तो अब ये बात ये है कि बड़ा कौन है, न्यायाधीश है या काजी है, ठीक है। बड़ा कौन है, संविधान है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो कहने का मतलब ये है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए या नहीं किया जाए, विवाद ये है। और कि कहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू होने की बात हो रही है, तो यही विवाह, उत्तराधिकारी और तलाक के मामले, क्योंकि बाकी सब जगह तो समान ही कानून है हमारे यहाँ। तो अब इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा पहले इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो बच्चों, समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में जो तर्क है, पहले हम वो देखेंगे। तो देखो, तर्क ये दिया जाता है कि समान नागरिक संहिता आप लागू कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म के आधार पर विधियाँ नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का कोई धर्म है ही नहीं, राज्य किसी पंथ से रिलेट नहीं करता, संविधान सबसे ऊंचा है। और हमारा संविधान क्या बोलता है, व्यक्ति की आज़ादी, गरिमामय जीवन। तो गरिमामय जीवन, महिलाओं का उत्थान, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है। तो पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो धर्म के आधार पर कानून क्यों हो रहा है? क्यों? हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सबके लिए एक जैसा कानून बनाइए, ठीक है। दूसरा, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला, क्योंकि संविधान में तो लिखा गया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई भी विधि बनाई जा सकती है। तो जब महिला सशक्तिकरण के लिए कोई भी विधि बनाई जा सकती है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या हो रहा है, महिलाओं का गरिमामय जीवन का उल्लंघन हो रहा है, महिलाओं को कहाँ समान स्थान प्राप्त हुए। वैसे भी किसी भी धर्म परंपरा को अगर आप देखोगे ना, तो महिलाओं का जो स्थान है वो पुरुषों के इक्वल धर्म के आधार पर देखोगे तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण का मामला कि महिला प्रॉपर्टी थोड़ी है पुरुष की, भाई, कि जब मन करे तलाक दे देंगे, फिर उसकी यौवन अवस्था होगी तो उसका शादी कर देंगे, उसके बाद तलाक भी देंगे तो मुआवजा नहीं देंगे, ठीक है, वो तलाक दे नहीं सकती है, तो उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए। तो भाई वो वस्तु नहीं है जिसके साथ आप खेलोगे। तो महिला सशक्तिकरण का मामला है, तो महिला के उत्थान के लिए मामला आता है ये। तो जब महिला का उत्थान की बात हो रही है, तो कोई भी विधि बनाई जा सकती है, हमारे संविधान कह रहा है। तो इस आधार पर तो समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। फिर धार्मिक अधिकारों के आधार पर सामाजिक सुधार बाधित नहीं होनी चाहिए। मैंने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, तो आर्टिकल 25 में बताया था कि धार्मिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में मिले हैं, पर यह भी साथ में कहा गया है कि जहां भी सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार के आड़े आएगा या धार्मिक अधिकार, वहां पे इसको क्या कर दिया जाता है, इसको प्रतिबंधित किया जाता है। तो आर्टिकल 25 बोल भी रहा है कि धार्मिक अधिकार के आधार पर सामाजिक सुधार बाधित नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 फंडामेंटल राइट्स में, वो भी आपको याद होगा, जहां पर महिलाओं के उत्थान के लिए कानून बनाया जा सकता है,
ठीक है, पढ़ा होगा महिला, बच्चा, कमजोर वर्ग, ऐसे मैंने बताया था। तो इन लोगों के उत्थान के लिए, क्योंकि देश के जो कमजोर वर्ग अगर हम देश में देखें तो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो महिलाओं के उत्थान के लिए कानून बनाया जा सकता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है फंडामेंटल राइट्स में हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, अब क्या है, मूल कर्तव्य में भी तो ये बोला गया है कि हम ऐसी परंपरा और प्रथाओं का परित्याग कर देंगे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ जो परंपरा आएगी, जो प्रथा आएगी, उसको हम क्या करेंगे, परित्याग करेंगे। तो इन आधारों पर क्या बोला जाता है कि समान नागरिक संहिता लानी चाहिए विवाह में, उत्तराधिकारी और कानून में सबके लिए, विवाह, उत्तराधिकारी और तलाक के मामले में सबके लिए क्या होना चाहिए, एक समान ही कानून होना चाहिए। ठीक है, अब न्यायपालिका का क्या निर्णय है, और आखिर नहीं आ रहा है तो विवाद हो कहाँ रहा है, अब उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों, हम न्यायपालिका का निर्णय दो वाद से देखेंगे। पहला वाद जो है वो है शाहबानो वाद 1985। तो ये मध्य प्रदेश की थी, इनके हस्बैंड थे वकील, 72 साल की उम्र में इनको तलाक दिया था उन्होंने, इनके पति ने। तो ये गई मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में और वहाँ पे उन्होंने गुजारा भत्ता की अपील की, मेंटेनेंस फी की अपील की कि हमको मेंटेनेंस चाहिए। तब वहाँ जो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय था, तो उन्होंने क्या बोला कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता का प्रावधान है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 125 के अंतर्गत, जिसको शॉर्ट में CRPC बोलेंगे, तो गुजारा भत्ता का प्रावधान है, तो इनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा इनके हस्बैंड को। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता का कोई प्रावधान है तो हम नहीं देंगे। तो और वो उन्होंने अपनी अपील कहाँ लेके गए, वो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला, हाई कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने वैल्यू दिया, बोला कि नहीं, आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, ये महिला का मुद्दा है। ठीक है, महिला के उत्थान और महिला का उत्थान हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, संविधान इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ। ठीक है, पर्सनल लॉ से ज़्यादा, मुस्लिम पर्सनल लॉ से इम्पॉर्टेंट क्या है, धार्मिक ग्रंथ से इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे यहाँ संविधान है। ठीक है, हमारे यहाँ रामायण, महाभारत, कुरान इंपॉर्टेंट नहीं है, संविधान इंपॉर्टेंट है। तो संविधान को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने CRPC को इंपॉर्टेंस दिया और बोला कि गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ कि देखो, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, तो जो भी मुस्लिम पंथी थे ना, उनके दबाव में राजीव गांधी ने क्या कर दिया, तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 125 में संशोधन कर दिया, संविधान संशोधन लेकर आ गए। तो संविधान संशोधन इसमें लेकर आ गए। अब इसकी वजह से क्या हो गया, उच्चतम जो न्यायालय ने निर्णय लिया था, तो वो क्या हो गया, रद्द हो गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय। क्योंकि आपको तो पता है, उच्चतम न्यायालय के डिसीजन को चेंज करना है तो संविधान में संशोधन लेके आया जाता है। संसद क्या करती है, संविधान में संशोधन लेके आ जाती है। तो संविधान संशोधन कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय का निर्णय रद्द हो गया। अब मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिलता। ठीक है, फिर दूसरा जो मामला है वो है सायरा बानो वाद। ये है 2017 का मामला। ये उत्तराखंड की महिला है, इनके पति ने इनको अचानक से तलाक दे दिया। ठीक है, ये 3 तलाक का मुद्दा है। अब 3 तलाक बच्चों कई रूप में है, लेकिन यहाँ जो उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया, ये भी बहुत ही संवैधानिक फैसला था उच्चतम न्यायालय का, जहाँ पर उसने 3 तलाक को रद्द किया। किस रूप को रद्द किया, जो इंस्टेंट तलाक देते हैं, तलाक 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 इंस्टेंट। ठीक है, तो उसको एक रूप को रद्द किया है, वही इंस्टेंट जो तलाक देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा, उच्चतम न्यायालय ने बोला ये बहुत ही असंवैधानिक तलाक है, असंवैधानिक मामला है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अचानक से इनके पति ने तलाक दे दिया इनको, ठीक है, बिना कोई रीज़न बताए कुछ भी। तो इसको क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया। तो बहुत ही संवैधानिक फैसला था उच्चतम न्यायालय का ये। तो ये ऐसे तो बहुत सारे मामले, पर ये 2 मामले जैसे होते हैं लैंडमार्क समझो इसको। तो उच्चतम न्यायालय का कहना है, दोनों मामलों को अगर हम देखें, और दोनों मामलों में उच्चतम न्यायालय यही बोल रहा है कि इस तरह के मामले तमाम उच्चतम न्यायालय में आ रहे हैं, उच्च न्यायालय में आ रहे हैं, इतनी सारी महिलाओं की याचिकाएं आ रही हैं, तो सरकार समान नागरिक संहिता ला क्यों नहीं रहा है। महिलाओं का उत्थान इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई पर्सनल लॉ। ठीक है, ना ही कोई मैरिज एक्ट। संविधान इंपॉर्टेंट है। तो अब मामला ये फंस रहा है, उच्चतम न्यायालय खुद बोल रहा है कि सरकार क्या करे, समान नागरिक संहिता लेकर आए, लागू करे सरकार। तो आखिर मामला फंस कहाँ रहा, प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो देखो,
निर्देशक तत्व क्या है बच्चों? अवाद्य योग्य है, मतलब कि उच्चतम न्यायालय इस पे ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप इसको लागू करो, ठीक है। राज्य का जब मन करेगा वो लेकर आएगी। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों की भी सहमति नहीं है। अब देखो राजनीतिक दल क्या है? वोटिंग की सारी पॉलिटिक्स है, ठीक है। कोई भी अगर राजनीतिक दलों की भी सहमति क्यों नहीं हो रही है कि अगर देखो समान नागरिक संहिता लागू होगा तो इसका मतलब क्या है? मुस्लिम वोट बैंक उनके कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं पे है। तो राजनीतिक दल की भी सहमति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये जो राजनीति है वो सारा जो पॉलिटिक्स है वो क्या वोटिंग का खेल है। तो लोग वोटिंग के लिए ही तो करते हैं, जनता का मत प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो जनता को उनको खुश रखना है भाई, सबको खुश रखना है, सबको खुश रख के सबका वोट हासिल करना है। अब क्या है? धार्मिक अधिकार का सब बोलते हैं, हवाला देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है हमारा धार्मिक अधिकार, जबकि आर्टिकल 25 में तो ये बोला ही गया है कि धार्मिक अधिकार सामाजिक सुधार के आगे नहीं आ सकता। सामाजिक सुधार में अगर वो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा धार्मिक अधिकार, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। फिर क्या है? 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और अनुच्छेद 371 का क्लॉज ए। तो देखो अनुच्छेद जो आर्टिकल 371 का जो क्लॉज ए है ना, उसमें बोला जा रहा है कि जनजातीय समुदाय के व्यक्तियों को अपनी वैवाहिक परंपरा संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। अब जनजातीय समुदाय की यहाँ बात आ रही है, तो देखो जनजातीय समुदाय नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्य आप चले जाओगे, वहाँ पे तो आपराधिक कानून भी लागू नहीं होते। जहाँ पे 6ठी अनुसूची है तो आप बात को ये समझो कि आपराधिक कानून जब मैंने बताया तो मैंने ये बोला कि वो सबके लिए एक समान है, लेकिन वहाँ पे तो आपराधिक कानून तक लागू नहीं होते। अगर भारत जैसे पूरे भारत में आपराधिक कानून सबके लिए एक समान है, अगर मर्डर कोई भी करता है किसी भी स्टेट का हो तो क्या होगा? उसके लिए एक ही कानून है, ऐसा नहीं कि कानून चेंज हो जाएगा। झारखंड में कोई व्यक्ति मर्डर कर रहा है, कोई जाके यूपी में कर रहा है, तो उनके लिए एक ही कानून है, आपराधिक कानून अलग अलग नहीं है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की तरफ आप चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे 6ठी अनुसूची लागू है, जनजातीय समुदाय में सब कुछ नहीं है, आपराधिक कानून तक लागू नहीं हो, तो वहां पर समान नागरिक संहिता लेके ना, समान नागरिक संहिता जहां विवाह, उत्तराधिकारी का और तलाक से रिलेटेड आ गई तो सब जगह एक जैसा लगेगा, पर वहां तो आपराधिक कानून भी लागू नहीं हो पा रहे हैं, वहां पे होते ही नहीं है लागू, तो फिर कहाँ से ये समान नागरिक संहिता लागू हो पाएगी? तो अब निष्कर्ष क्या है? तो एक और बात बता देती हूँ मैं कि समान नागरिक संहिता अगर लेके आता है, ठीक है, तो गोवा में है समान नागरिक संहिता, तो बात को ये समझना है कि जो स्टेट अगर लेके आती है ना तो वो उसी स्टेट में लागू रहेगा, लेकिन अगर संसद बनाती है समान नागरिक संहिता तो पूरे भारत में लागू होगा। तो गोवा में है समान नागरिक संहिता। तो अब हम देखते हैं कि देखो आखिर निष्कर्ष क्या निकला इससे। तो निष्कर्ष ये निकला कि देखो बाल विवाह था, सती प्रथा था, तो ये भी तो हट गया, ये भी तो धर्म से रिलेटेड था। लोग बोलते हैं विवाह धर्म का मामला, इससे संविधान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाल विवाह, सती प्रथा इसको भी तो धर्म से ही जोड़ा गया था, पर इसको हटाया गया, सख्त कानून लाए गए। तो समान नागरिक संहिता लानी चाहिए क्योंकि ये महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं के उत्थान से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके लिए भी सख्त कानून आने चाहिए, तो समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे यहाँ संविधान इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ विधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे भी डीपीएसपी हैं जो क्या है कि वो भाग 4 में नहीं है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। आवश्यक तत्व के कुछ ऐसे अनुच्छेद जो भाग 4 में नहीं है, क्योंकि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, तो ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो भाग 4 में नहीं है लेकिन वो डीपीएसपी के ही भाग हैं। तो देखो आर्टिकल 350 क्लॉज ए, ठीक है, आर्टिकल 350 क्लॉज ए, तो जिसमें लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, आर्टिकल 350 क्लॉज ए बोल रहा है। दूसरा जो है आर्टिकल 335, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रही थी ना तो मैंने इन सबको बताया था, एसटी एससी के उत्थान करते समय सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान तो कीजिए, पर ऐसा ना हो कि सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित हो जाए, ठीक है। अब क्या है आर्टिकल 351, जहाँ पे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात की जा रही है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब लास्ट एक टॉपिक बच गया है डीपीएसपी का, वो भी देख लेते हैं और डीपीएसपी को आज की क्लास में ही ख़त्म कर देते हैं।
तो बच्चों जो अंतिम टॉपिक है वो है उदारीकरण के युग में नीति निर्देशक तत्व। तो देखो हमारा देश जो भारत है ना, तो संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और उस समय क्या था कि हमारे देश पे समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था। संविधान जब निर्माण हुआ तो समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था, और समाजवादी विचारधारा का प्रभाव था तो उस समय क्या था कि सरकार क्या चाहती थी कि नीति निर्देशक तत्व में जितनी भी बातें लिखी हुई हैं उसको हम साकार करें। ठीक है, तो क्या हुआ कि जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे ना वो राज्य के अंतर्गत थे, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कंट्रोल था। तो सारे बड़े उद्योग राज्य के अंतर्गत थे और छोटे मोटे उद्योग क्या थे? तो निजी क्षेत्र को दे दिए गए थे, प्राइवेट लोगों को दे दिए गए थे छोटे मोटे उद्योग। तो राज्य अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल किसका था? राज्य का। अब जब अर्थव्यवस्था पे राज्य का कंट्रोल था तो जितने भी महत्वपूर्ण बड़े उद्योग राज्य के कंट्रोल में थे। अब राज्य के कंट्रोल में है तो भाई बहुत फ़ायदा। राज्य का काम थोड़ी है फ़ायदा कमाना, राज्य का काम है कि वो लोगों को फ़ायदा दे। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में क्या था कि हर शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, भोजन दे, रोजगार दे। तो देखो तो सरकार क्या करी थी? इन सारी बातों को साकार करी थी। अब राज्य के कंट्रोल में सारे कुछ था, सारा अर्थव्यवस्था राज्य के कंट्रोल में था, तो राज्य का रूप कैसा था? नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी में कल्याणकारी भूमिका, तो राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका निभा रही थी। अब ध्यान देना ये है कि देखो आज भी हम देखें तो हम बोलते हैं कि सरकारी नौकरी में क्या है कि मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। तो जब बिना काम किए ही पैसा मिल रहा है तो काम क्यों किया जाए? अब जब काम होगा नहीं तो अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी? और अर्थव्यवस्था, अब हमारा देश तो ऐसा है नहीं कि तानाशाह सरकार है कि मार पीट के काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरी बात क्या है कि अर्थव्यवस्था जब आगे नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा, अगर इनकम ही नहीं होगा, सरकार के पास फंड ही नहीं होगा, तो कैसे वो काम लोगों का कल्याण करेगी? तो कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि क्या हो गया कि जो राज्य के अंतर्गत जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, तो जो अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में थी ये डगमगाने लगी और सरकार घाटे में जाने लगी। अब सरकार खुद पैसा कहाँ से लगाए? सरकार के पास अगर इनकम आएगा तब तो अब क्या हो गया, 1991 में उदारीकरण आना स्टार्ट हुआ। क्योंकि देखो अब इसके अंतर्गत क्या हो गया, तो जो भी राज्य के अंतर्गत जो उद्योग थे वो क्या होने लगे, निजी लोगों के हाथ में राज्य सौंपने लगा और उनसे क्या लेगा, वो टैक्स लेगा। तो उदारीकरण की जब बात होगी तो समझना निजीकरण, पूंजीकरण, तो निजीकरण की आर्थिक प्रणाली अपनाई जाने लगी 1991 में। और 1991 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही, जहाँ जहाँ भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित था जो देश, वहाँ सब जगह ये विचारधारा ठप हुई और लोग क्या करने लगे, उदारीकरण और निजीकरण की ओर बढ़ने लगे। तो जैसे ही निजीकरण आया तो क्या होगा कि जो शिक्षा सरकार दे रही है, स्वास्थ्य दे रही है, उसमें निजी लोगों का क्या होने लगा, हस्तक्षेप होने लगा। अब उदारीकरण में क्या है कि राज्य का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होगा। अब स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, अब जब प्राइवेट होगा तो महंगाई भी बढ़ रही है। अब जाओ प्राइवेट स्कूल में कितनी महंगी फी देनी पड़ती है, हॉस्पिटल का कितना महंगा खर्चा होता है, तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि राज्य का काम है डीपीएसपी के अंतर्गत कि कल्याणकारी राज्य होगी, सबको अर्थव्यवस्था का संचालन कैसा होगा, तो समाज के हित में होगा। उसके बाद क्या होगा, निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार होगा, श्रमिकों में के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार होगा। ठीक है, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। आर्टिकल 39 BC के अंतर्गत ये डीपीएसपी में तो यही सारी बातें कही गई है कि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, कल्याण हो, राज्य के द्वारा समाज का अर्थव्यवस्था ऐसी संचालित हो जिससे समाज का कल्याण हो, निःशुल्क वैधानिक सहायता दीजिए आप, श्रमिकों के प्रबंध की भागीदारी का अधिकार। तो बात ये है बच्चों कि देखो तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, उदारीकरण में उल्टी हो रही हैं। अब उल्टी इसलिए हो रही है कि उदारीकरण निजीकरण में क्या है, महंगाई बढ़ रहा है, ऊपर से क्या है, श्रमिकों को मनमाने ढंग से कारखानों से निकाल दिया जाता है, श्रमिक सुधार के अंतर्गत श्रमिकों के अधिकार को सीमित किया जा रहा है, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं करना पर यहाँ तो हो रहा है, निजी क्षेत्र में संपत्ति का केंद्रीकरण होगा। तो कहने का मतलब तो डीपीएसपी गया कहाँ गया डीपीएसपी? तो देखो दो तर्क को समझना है। तो आलोचकों का तो यही कहना है कि उदारीकरण और निजीकरण के जब से आया तो क्या हो गया, डीपीएसपी का कोई मतलब रह नहीं गया।
डीपीएसबी बस क्या है, वो संविधान निर्माताओं की एक सुंदर सी विचारधारा थी जो कि संविधान के पन्नों में ऐसे ही क्या है पड़ी हुई है। अब उसका वास्तविक कोई रूप नहीं है, लेकिन हमको तो दोनों पक्षों को देखना है। तो प्रेजेंट में तो अब हम तर्क देते हैं, अगर उदारीकरण निजीकरण के पक्ष में, तो हम ये तर्क आराम से दे सकते हैं कि देखो भारत जो है वो पूरे विश्व से तो अलग थलग रह नहीं सकता, और पूरे विश्व में उदारीकरण और निजीकरण आया है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम किसी भी मान लो मेरा लक्ष्य है किसी एग्जाम को क्रैक करना, पास करना, तो ये डिपेंड, बुक हम कोई भी 4 व्यक्ति या 4 अलग अलग बुक लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन चारों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है एग्जाम को पास करना। तो हमें उद्देश्य पे फोकस करना चाहिए, रास्ते पर नहीं। और भारत अलग तो नहीं रह सकता ना विश्व से, तो सारे जब विश्व ने उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया तो भारत कैसे अलग रह सकता है उससे। दूसरी बात क्या है कि देखो अगर उदारीकरण निजीकरण में क्या है कि अब प्रतिभा, क्षमता, योग्यता को कोई व्यक्ति अपना जितना बढ़ा सके बढ़ाए, संपत्ति अर्जित करे, और जब संपत्ति अर्जित करेगा तो टैक्स लेगी सरकार, और टैक्स लेगी तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी तो वंचित वर्गों के कल्याण में ही जा रहा है ना, वंचित वर्गों के कल्याण में जा रहा है, सामाजिक न्याय में। ये टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, सामाजिक न्याय में जा रहा है। अब अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो ये लोग जो अपनी प्रतिभा योग्यता से धन अर्जित करते हैं, तो जितने भी देश के अमीर अमीर लोग हैं वो टैक्स देते ही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो पैसा कहाँ जाता है, वो तो सामाजिक कल्याण में ही जा रहा है ना, सरकार उनसे टैक्स तो ले ही रही है। तो अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये भी बोल सकते हैं कि देखो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेके आते हैं, आवास योजना लेके आते हैं, तो ये सब क्या है, तो ये सब प्रधानमंत्री जो लेके आ रहे, तो ये तो सुविधा ही दे रहे हैं ना, वंचित वर्गों को, पिछड़े वर्गों को सुविधा ही दे रहे हैं, आवास की सुविधा दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने उद्देश्य को कहाँ बदला, सरकार ने अपने उद्देश्य को कहाँ बदला, वो आज भी तो अपनी कल्याणकारी रूप को ही दिखा रही है। साथ ही उदारीकरण के युग में भी तो मनरेगा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम है, साथ ही सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा क्या किया जा रहा है, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हो, उनके लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जा रही है। तो राज्य अपना कल्याणकारी रूप नहीं बदला है, राज्य का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य है कि हमें सामाजिक न्याय लाना है, कल्याणकारी अपने जो रूप है उसमें परिवर्तन नहीं करना, कल्याण तो करना ही है, ठीक है, पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है। तो उसने उद्देश्य को नहीं बदला, उसने रास्ते बदले हैं। यहाँ पर डायरेक्ट राज्य के हाथ में अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था निजीकरण की आर्थिक प्रणाली को अपनाई गई है, जहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा, लेकिन अगर संपत्ति का केंद्रीकरण हो रहा है तो वो टैक्स भी तो ले रही है, उस टैक्स से क्या कर रही है, तो उस टैक्स से वो सामाजिक कल्याण कर रही है। और मेन मुद्दा तो यही है कि समाज का कल्याण करना, तो उद्देश्य नहीं बदला है, बस रास्ते बदले हैं, ठीक है, बस उसने अपने रास्ते को परिवर्तित कर लिया है। तो डीपीएसपी का क्लास आज खत्म होता है, उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। कल मिलेंगे मूल कर्तव्य के साथ।